हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर पॉलिप्स के बारे में। ये जो गॉल ब्लैडर पॉलिप्स होते हैं ना, ये छोटी सी ग्रोथ्स होती हैं जो गॉल ब्लैडर की वॉल से निकलती हैं और कई दफा अल्ट्रासाउंड आप किसी भी वजह से करा रहे हो तो एक्सीडेंटली मिलती है। मगर सवाल ये होता है कि क्या इनको इग्नोर करना सेफ है या रिमूव करवाना चाहिए। तो इसको हम ब्रेक करेंगे साइंटिफिकली एज पर जो लेटेस्ट इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो क्या बोलती हैं इसके बारे में, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर अदनान रफीक हूँ, सीएलडीडी हॉस्पिटल जम्मू से। तो गाइडलाइंस क्या बोलती हैं? गॉल ब्लैडर जो पॉलिप्स होते हैं, ये असल में क्या होता है, एक म्यूकोजल प्रोट्रूजन उसको बोलते हैं। ये जो गॉल ब्लैडर की जो वॉल होती है उधर से ये उठती है। तो ये जो गॉल ब्लैडर की अंदर की जो लाइनिंग होती है ना, तो ये उधर से उसकी ल्यूमिन में आ जाती है। ज्यादातर जो है ये बिनाइन होती है। बिनाइन का मतलब है कि ये कोई कैंसरस नहीं होती है। ये ज्यादातर जैसे कोलेस्ट्रॉल पॉलिप होता है या कभी कभी इंफ्लेमेटरी पॉलिप्स होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये एडिनोमेटस या कभी कभी नियोप्लास्टिक जिसको बोलते हैं वो हो सकती है, जिनमें मैलिग्नेंसी जिसका मतलब हम बोलते हैं कैंसर का रिस्क होता है। तो आपने क्या करना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जो गॉल ब्लैडर कैंसर जो आपको पता है ये बहुत ही एक रेयर कंडीशन होती है, लेकिन जब ये होता है ना तो ये वन ऑफ द मोस्ट डेडली एग्रेसिव ट्यूमर होता है और ज्यादातर ये लेट स्टेज पे डिटेक्ट होता है। इसलिए पॉलिप्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। गोल ये होता है कि हम उन पॉलिप्स को आइडेंटिफाई करें और जो पोटेंशियली मैलिग्नेंट बन सकते हो, मतलब जिनमें रिस्क हो कैंसर डेवलप होने का, उन पेशेंट को टाइमली हम उनका गॉल ब्लैडर निकलवा दें ताकि उनको रिस्क ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रिस्क फैक्टर्स में क्या है? साइज। साइज जो है गाइडलाइन के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ये पॉलिप का, वो साइज होता है और बाकी और भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। तो नंबर 1 साइज है, अगर साइज मोर देन 10 mm हो, 10 mm से ज्यादा हो, तो ये सबसे डायरेक्ट इंडिकेशन होती है कि आपको गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो गॉल ब्लैडर की मैलिग्नेंसी जो कैंसर का रिस्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है अगर वो 10 mm से ज्यादा हो। फिर दूसरा हो गया साइज, अगर 6 और 9 mm के बीच में हो। अगर रिस्क फैक्टर हैं तो सर्जरी रिकमेंड की जाती है। सर्जरी रिस्क फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर रिस्क फैक्टर नहीं है तो सर्विलेंस के लिए बोलते हैं। सर्विलेंस मतलब होगी कि इनका अल्ट्रासाउंड जो है उसकी एडवाइस दी जाती है। रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं? अगर मरीज की उम्र 60 से ऊपर हो और ये जो पॉलिप हो ये सिसाइल हो, मतलब इसमें वो नीचे से कोई जैसे सेब जो होता है ना उसमें वो एक छोटी सी वो होती है जो भी कनेक्ट करता है इसको एक ब्रांच के साथ, उसको हम बोलते हैं पिडंकल। वैसा ही एक अगर उसको सिसाइल होता है जिसमें कि वो वैसा कोई भी वो नहीं कनेक्शन के साथ, सीधा ब्रॉड बेस्ड है, तो उसके लिए इंडिकेशन है सर्जरी। अगर मरीज को एक बीमारी हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, पीएससी, ये भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर गॉल ब्लैडर मैलिग्नेंसी इन पेशेंट्स में, तो इसको भी निकालना चाहिए। और अगर मरीज एशियन इथनिसिटी, जो हमारे एशिया, जो हम एशिया में रहते हैं, हमारा जो कॉन्टिनेंट है, अगर एशियन इथनिसिटी से हो तो उनको भी निकाला जाना चाहिए। अगर मरीज को गॉल स्टोन के साथ पॉलिप हो तो तब भी निकालना चाहिए। और अगर ये रैपिड इंक्रीज हो जाए साइज में तो तब भी इसको निकाल देना चाहिए। तो ये मैंने बताया 6 से 9 mm में। उसके बाद अगर साइज 5 mm से कम हो, तो अगर मरीज को कोई भी रिस्क फैक्टर है तो उसको जरूर बेटर है कि उसको क्या करना है, उसको फॉलो अप करवाते रहना है। तो अब ये फॉलो अप हमें कब कब अल्ट्रासाउंड, क्या है इसमें सर्विलेंस शेड्यूल क्या है, वो आप सुन लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर पॉलिप स्मॉल है और रिस्क फैक्टर नहीं है तो गाइडलाइन रिकमेंड करती है उनका एक अल्ट्रासाउंड जो है वो फॉलो अप पर होना चाहिए। इनिशियली 6 महीने में, फिर उसके बाद 12 महीने में, फिर उसके बाद 2 साल में। अगर 2 साल तक साइज स्टेबल रहे तो पॉलिप जो है पॉलिप डिसअपियर हो जाए,
तो उसको फॉलोअप जो है आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ जो है वो 2 mm से ज्यादा बढ़े 2 साल में, तो फिर उसको पॉलीसिस्टेक्टमी को सोचना चाहिए कि वो गाल ब्लैडर निकलवा दे। तो अगर पेशेंट को, फिर एक चीज और मैंने बोली थी, पीएससी प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस जो एक बीमारी होती है, तो चाहे पॉलिप छोटा हो या चाहे बड़ा हो, तो उसको रिमूव करना सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें मैलिग्नेंसी का रिस्क ज्यादा हो जाता है। अब उसके बाद आप देखिए कि हमारे जो सबसे बढ़िया इसमें मॉडलिटी, जैसे मैंने बताया कि अल्ट्रासाउंड जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, एक सिंपल है, सस्ता है और कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड इनकंक्लूसिव हो या पॉलिप में या आपको सस्पिशन लग रहा हो, तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड या कंट्रास्ट एनहांस सीटी जो है ये है, वो भी हम किया जा सकता है। तो रिपोर्ट जब भी आप कोई भी, जैसे रेडियोलॉजिस्ट हो, उसमें अगर उसने पूरा प्रॉपरली उसको नहीं किया, तो आप उनको बताइए कि इसमें पॉलिप का साइज, नंबर, मॉर्फोलॉजी, ये सिसाइल है कि पेडंकुलेटेड है, और ग्रोथ ट्रेंड जरूर लिखिए कि क्या ये पीछे से बढ़ा कि कम हुआ, क्या हुआ। और एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, कभी कभी क्या होता है, मरीज को मल्टीपल पॉलिप्स होते हैं, एक नहीं होता, कोई 4 mm है, दूसरा 2 mm है। अगर ये टोटल वॉल्यूम मोर देन 1 सेंटीमीटर बनता है, तो तब भी मरीज को पित्ता निकाल देना चाहिए। तो अब मैंने आपको क्या एक ये बताइए, आपको मैं क्विकली समराइज करता हूं। अगर 10 mm से ज्यादा हो तो गाल ब्लैडर निकलवा लीजिए, अगर वो मरीज सर्जरी के लिए फिट है। 6 से 9 mm है, रिस्क फैक्टर है, तो तब भी गाल ब्लैडर निकलवा दीजिए। अगर 6 से 9 mm से कम है, तो अल्ट्रासाउंड आप उसको फॉलोअप पे करवा सकते हैं, 6 महीने पे, 12 महीने पे और 2 साल पे। अगर साइज 5 mm से कम है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो कोई फॉलोअप की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट को कोई भी साइज हो लेकिन उसको पीएससी हो, तो गाल ब्लैडर निकालना जरूरी है। तो इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, क्लिनिकल कंटेक्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, जैसे मरीज को अपर एब्डोमेन में दर्द हो रही है, गाल स्टोन के साथ पॉलिप है, तो बेटर रहता है उसको गाल ब्लैडर निकलवा देना चाहिए। हर एक केस जो है ना इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, और पेशेंट को क्लियरली हमें एक्सप्लेन करते हैं कि छोटे बिनाइन पॉलिप जो होंगे, ये उसमें अननेसेसरी ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं है, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई रिस्क पॉलिप है, तो डिले करना भी ठीक बात नहीं होगी। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो है, ये मैंने आपको जो बताया, ये कंसाइज ओवरव्यू मैंने आपको दिया है गाल ब्लैडर की पॉलिप का मैनेजमेंट पे, और ये बेस्ड है किन पर, लेटेस्ट अमेरिकन, यूरोपियन और इंटरनेशनल गाइडलाइंस पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और एविडेंस बेस्ड अपडेट्स दूं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी में, अगर एंडोस्कोपी के रिलेटेड या ईआरसीपी, किसी भी प्रोसीजर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में होता है उसके रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको आप शेयर भी कर लीजिएगा वीडियो को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अदनान रफीक हूँ, सीएलडीडी हॉस्पिटल, जम्मू से।